नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो कार्यक्रम है ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है, यानी आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उनके विशेषज्ञों से आप बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और अपनी मन की शंकाएं दूर कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, फ़ोन नंबर नोट डाउन करने होंगे। तो आइए सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर्स बता देते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0755 2660049। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है जो है 1800 233 0040। और ये टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी उपलब्ध हैं। जी हाँ, तो दर्शकों, जैसा कि सुबह का समय होता है वो माना जाता है कि विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय ध्यान बड़े अच्छे से लगता है हमारी पढ़ाई में। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा से जुड़े ही विषय पर। इस विषय पर क्या हमारी चर्चा होगी वो मैं आपको बताती हूँ, पर उसके पहले चलते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि होता है तिथि। चलिए जान लेते हैं क्या कहती है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, अगहन माह कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। तारीख है 29 नवंबर 2023 और दिन है बुधवार का। तो तिथि तो हमने जान ली, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत हम तिथि से करते हैं। अब क्योंकि आगे के काम की शुरुआत तो हम करेंगे ही, पर पीछे जाना भी जरूरी है। पीछे मतलब इतिहास की तरफ, क्योंकि जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तभी भविष्य की तैयारी अच्छे से हो पाती है। तो चलिए जानते हैं क्या था 29 नवंबर का इतिहास। 1775 सर जेम्स जे ने अदृश्य स्याही का आविष्कार आज के दिन किया था। 1889 की बात करें तो बेंगलुरु के लाल बाग गार्डन में ग्लास हाउस की आधारशिला आज के दिन रखी गई थी। 1961 में दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन भारत की यात्रा पर आज के दिन आए थे। 1970 की बात करें तो हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पाने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। और 1999 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के नारायण गांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप लगाया गया था। जी हाँ, ये तो पलट लिए इतिहास के पन्ने हमने। अब क्यों ना थोड़ी मन की शुद्धि की जाए, विचारों की शुद्धि की जाए। वो कैसे होगी, सुविचार को जानकर। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं क्या कहता है आज का सुविचार। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मानव जाति एक बेहतर समाज बना सके। ये विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के। एक बेहतर समाज तभी बनता है जब जो युवा पीढ़ी है वो सही शिक्षा प्राप्त करे। सही शिक्षा प्राप्त करके ही एक युवा पीढ़ी समाज को नया रास्ता दिखा सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें शिक्षा पाकर युवा अपने बेहतर भविष्य को बना सकते हैं। जहां मैथ, साइंस, ये सारे स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा चलने के बाद आज थोड़े से रुक गए हैं, क्योंकि युवा चाहते हैं कि कुछ नया करें, नया सोचें। आर्ट्स जहां कुछ थोड़ा पीछे चला गया था, वो आज फिर एक नई दिशा पा गया है, नए रास्ते पा गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जिनमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो अव्वल नंबर पाकर उसमें अपनी सफलता दर्ज करते हैं। जी हाँ, तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है मानविकी। जी हाँ, जिसको ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ और भाषाओं के बारे में ही हम आज बात करेंगे। तो ह्यूमैनिटीज़ और भाषा विषयों में युवाओं का करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। अब क्योंकि विषय है हमारे पास तो विशेषज्ञ भी होंगे। जी हाँ, तो चलिए आइए पहचान करवा देते हैं हम आज के विशेषज्ञों से। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्विनी जोशी जी, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं इंग्लिश की, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट की, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में। स्वागत है मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। और दूसरे जो हमारी गेस्ट हैं वो भी भाषाओं से जुड़ी हैं। जी हाँ, तो दूसरे गेस्ट के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर बलप्रदा श्रीवास्तव जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी की, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में। तो स्वागत है बलप्रदा जी आपका भी कार्यक्रम में। अब दर्शकों, जैसा कि आज हम ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्या है ये क्षेत्र और कैसे युवा इसमें अपना करियर बना सकते हैं, उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं। मैडम, हमें सबसे पहले अश्विनी जी आप बताइए कि क्या है ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों के भी, या जो अभी आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे, उनको हम एक रूपरेखा पहले बता दें कि ह्यूमैनिटीज़ क्या होता है, क्या इसका मतलब है। ह्यूमैनिटीज़ पर्टिकुलरली कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ इज़ अ वास्ट एरिया, है ना। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं।
जैसे आप अगर बात करो सोशियोलॉजी की, या आप बात करिए पॉलिटिकल साइंस की, या साइकोलॉजी की, इवन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जी। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लिटरेचर, ये सारी चीज़ें मिलकर ह्यूमैनिटीज़ बनता है। पहले के टाइम में इसको बोला जाता था सोशल साइंस, जी। या हम कहते थे कि उसने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लिए हैं, है ना। लेकिन अब नए इसमें परिवेश में हम जब देखते हैं तो आजकल जो है वो सब्जेक्ट्स के नाम जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। जी। तो ये पूरी ब्रांच जो है, जो आर्ट्स से रिलेटेड जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम कहते हैं इट ऑल कम्स अंडर ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें आपकी ह्यूमैनिटीज़ में आ जाती हैं। जी। और क्योंकि हम इसके जानना चाहेंगे कि इसके अंतर्गत जो आने वाले सब विषय हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगी? इसके अंतर्गत जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे विषय हैं। जैसे मान लीजिए अब मेरा ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, जी। तो ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है, हिंदी आ जाता है, या आप बाकी और भाषाओं की बात करें तो इसमें संस्कृत भी आता है, इसमें बाकी उर्दू लैंग्वेज भी आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस, हाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस आती है, इतिहास भी आ सकता है, हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आता है, या राजनीति शास्त्र की हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस, वो भी इसमें आता है, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही वास्ट एरिया है। जी। मतलब हम इसको एक लिमिटेशन नहीं दे सकते कि इसके अंदर आपको सिर्फ यही चीज़ पढ़ना है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर हमें दी अश्विनी जी ने कि किस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो जो सोशल साइंस या आर्ट्स वाला ग्रुप था, बिल्कुल, उसके अंतर्गत आने वाले सारे सब्जेक्ट्स का जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत वो आता अब है, ह्यूमैनिटीज़ बोला जाता है इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि डे बाय डे जो हमारे यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, है ना। इवन प्रोनाउंसिएशन भी बहुत सारे हम जो पहले पढ़ते थे अब वो चेंज हो गए। पहले आप बोलते थे अमेरिका, अब आप सुनते हो अमेरिका। ठीक है, तो एक्सेंट भी चेंज हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो रहा है। तो ये डिपार्टमेंट्स भी पहले जो आर्ट्स डिपार्टमेंट कहलाता था, अब जो है वो चेंज होके एजुकेशन ने उसको ह्यूमैनिटीज़ नाम दे दिया है। ठीक, बिल्कुल, बहुत लाभदायक जानकारी है ये बच्चों के लिए। और अब चलते हैं बलप्रदा जी की तरफ, क्योंकि आज हम भाषाओं के बारे में भी बात करने वाले हैं और ह्यूमैनिटीज़ जो आपने बताया कि इसके अंतर्गत कई भाषाओं का अध्ययन भी आता है, तो भाषाओं का क्या महत्व है, किस तरीके से वो महत्वपूर्ण है एक बच्चे के करियर बनाने के लिए? जी, सबसे पहले तो भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जी। अगर भाषा नहीं होगी तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो भाषा की समझ, भले वो कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, कोई भी, तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी के तहत बच्चे फिर शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा का महत्व तभी बढ़ जाता है कि भाषा शिक्षण अपने आप में इतना बढ़ जाता है कि हम शिक्षा के उसके बिना हम किसी भी विषय की शिक्षा की कल्पना कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो अभिव्यक्ति कौशल, जो बच्चे अपना पक्ष व्यक्त करें, अभिव्यक्त करें, उसके लिए उन्हें भाषा की शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात। और भाषा जो है हमारी संस्कृति का आधार है, हमारे साहित्य का आधार है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, इंसान को इंसान बनने के लिए, भावनाओं को समझने के लिए भाषा की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा महत्व आपने यहाँ पर बताया कि भाषा के बिना भावनाओं को व्यक्त करने भावनाओं के को लिए भी, अभिव्यक्त है ना? करने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और जैसे कि हम बात करते हैं हमारे देश के बारे में भी, विभिन्न भाषाएं हम यहाँ पर भी बोलते हैं, अनेक बोलियां भी बोली जाती हैं। जी, जी। भाषाओं का देश एक तरीके से भारत बिल्कुल, कहा जाता बिल्कुल, है। अनेक और अगर विदेशों की बात करें तो जिस तरीके से भारत में भी भाषाएं हैं, विदेशों में भी भाषाएं हैं, तो विदेशी भाषाओं का अध्ययन आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका है, बच्चे पढ़ते हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत है, कहाँ काम आता है विदेशी भाषाओं का ज्ञान, वो भी हमें बताइए। विदेशी भाषाओं की रुचि भारत में बढ़ी है। पहले भी जर्मन, फ्रांस, ये सब, फ्रेंच, ये सब सीखी जाती थी। आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कर दिया गया है कि बहुत सारी जो भाषाएं हैं, जैसे कि कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी आदि भाषाओं का महत्व बड़ा है। बच्चे इनमें अपना करियर बना रहे हैं, बाहर जाके भी और यहाँ पर भी रहकर भी, कि जो जैसे कि अनुवादक के रूप में बनाते हैं जी। या फिर आप गाइड के टूरिस्ट में अपना वो बना सकते हो। जैसे जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो वो उन भाषाओं से उनको वहाँ पे सिखाया जाता है, बताया जाता है, हिंदी को उसमें कन्वर्ट करके, तो वो अपनी जो संस्कृति है वो समझ पाते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे दी कि किस तरीके से भाषाओं को हम करियर की तरह यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँ कि आजकल जैसे डबिंग कई ऐसी होती हैं कि फिल्म लाइन की भी हम अगर एक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर डबिंग भी होती है कि एक भाषा में फिल्म बनाई गई और फिर उसको बहुत सी भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में डब किया गया। कोरियन की बहुत सारे वीडियोस। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सोनम जी हैं। सोनम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो मैडम, मैं सोनाली बोल रही हूँ इंदौर से। जी सोनाली जी। मेरा सवाल ये था कि राष्ट्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में क्या डिफरेंस होता है
और दूसरा ये संस्कृत भाषा का क्या महत्व है आज के समय में? बिल्कुल बिल्कुल मैडम आपसे जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय भाषा ऑब्वियसली हिंदी ही हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है, और क्षेत्रीय भाषा जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जिस स्टेट के हो, पर्टिकुलर हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, राइट। तो बहुत सारे कास्ट और क्रीड हमारे यहाँ हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग हैं, तो सबकी, जैसे आप उर्दू भाषा कह लीजिए या बंगाली है या मराठी है ना, तो ये क्षेत्रीय भाषा हो गई कि अलग अलग आपकी लैंग्वेजेस हैं। बट अगर हम भारतीय भाषा की बात करें, नेशनल लैंग्वेज की बात करें, तो वो आपकी हिंदी है। और ऑब्वियसली आप अगर इंडिया में कहीं पे भी जाते हो तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हर जगह पे आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। किसी से आप अपनी भाषा में अगर आपको किसी को कुछ समझाना है, सो व्हाट एक्चुअली यू वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड, यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड इन योर नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि आपको वहाँ पे ये पता है कि हिंदी तो इनको आती ही होगी क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा। जी। तो हम इसमें कन्फ्यूजन नहीं ले सकते कि पता नहीं हम इनसे पूछें तो ये बता पाएंगे कि नहीं। 99% आप सोच सकते हो कि हाँ ये आपकी हिंदी को समझते हैं, ठीक है। और जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस पे भी यूज की जाने वाली भाषा है वो शायद हिंदी ही है। और उनका अगला प्रश्न मैं बलप्रदा जी से जानना चाहूंगी, वो संस्कृत के बारे में जानना चाहते थे, तो संस्कृत के ऊपर विशेष क्या उसका महत्व रहा है? संस्कृत का बहुत स्कोप है, आज भी स्कोप है जी, क्योंकि संस्कृत के टीचर बहुत कम मिल रहे हैं। बीच में तो बिल्कुल ही संस्कृत लुप्त हो गया था, लेकिन फिर से उसका क्रेज आ रहा है। और हिंदी हमारी जो है संस्कृत से ही निकली है, अपभ्रंश से निकल के प्राकृत, फिर उसके बाद संस्कृत और फिर हिंदी। तो संस्कृत का उतना ही महत्व है। अध्यापन के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। और अभी जैसे मोदी जी अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग भी, मेडिकल की शिक्षा भी हिंदी में कर दी है। तो संस्कृत में भी उतना ही महत्व है, करियर आप अच्छे से बना सकते हैं। जी, इनफैक्ट मोदी जी का तो ये कहना भी है कि आजकल आप हिंदी पे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए, है ना। जो भी आप इंटरव्यूज भी ले रहे हैं, जो मीटिंग्स भी कंडक्ट कर रहे हैं, या जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, उन सब में उन्होंने हिंदी को ज़्यादा वैल्यू दी है और बोला है कि इसको आप और आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। जो हमारी नेटिव लैंग्वेजेस थी, भले ही वो संस्कृत कहें हम या हिंदी कहें, उनको विलुप्त होने से हमें बचाना है हमारा बिल्कुल। और बलप्रदा जी, जहां हम बात कर रहे थे, ट्रांसलेटर एक ऑप्शन होता है कि अगर हम हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान जानते हैं, कई बार ऐसे होता है कि विदेशी कई पुस्तकें होती हैं जिनके ऊपर उपन्यास होते हैं, जिनको ट्रांसलेट करके ही हम हिंदी में उनकी फिल्में बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? जी, ये इसमें बहुत करियर के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत व्यापकता है कि जैसे सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी नहीं, जैसे अदर लैंग्वेज की भी हमने अभी बात की थी, जापानी से हिंदी में, जो आजकल वेब सीरीज और जो सीरियल्स आ रहे हैं, वो कोरियन सीरियल्स भी आजकल बच्चे हमारे देख पाते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। या जैसे कि अदर लैंग्वेज की, इंग्लिश के अलावा भी जैसे साउथ में भी कई बहुत सारी जो लैंग्वेज हैं उनका भी ट्रांसलेट हिंदी में किया जाता है, सबटाइटल्स भी आते हैं। तो यहाँ पे फिल्म क्षेत्र में तो बहुत ही मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में, अनुवाद करने में, तो ये ये सारी संभावनाएं करियर में हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी है यहाँ पर। और चलिए अश्विनी जी, आपसे पूछते हैं, क्योंकि हिंदी की बात तो हमने कही, अब क्योंकि आप इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, तो इंग्लिश के बारे में भी हमें बताइए कि बच्चे किस तरीके से इंग्लिश के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। और अगर हम टॉयफल या आइलेट्स जैसी एग्जाम्स की बात करें, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए बच्चों को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, इंग्लिश पर क्या ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल। टॉफल की अगर आप बात करें, जैसे कि हम कहते हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर फॉरेन लैंग्वेज, है ना, या आप आइल्स की बात करोगे तो इंटरनेशनल इंग्लिश टीचिंग जो है या लैंग्वेज जो है, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, हमको अगर हमें बाहर अपने करियर ऑप्शंस बनाने हैं, है ना, अगर आप आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाना चाहते हैं या वहाँ के लिए आप कुछ अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों ही एग्ज़ाम्स उस कंडीशन में क्लियर करने पड़ते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कौन सा एग्ज़ाम मांगती है ना। कई बार आप अगर यूएस से प्रेफर करते हो जाना, तो वहाँ पे मैंने कई जगहों पे ऐसा देखा है, या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कहती है कि उनको टॉफल क्लियर चाहिए बच्चे का। या कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप बात करते हो, या ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको चाहिए रहता है कि वो आप आइल्स क्लियर होना चाहिए आपका। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें क्लियर करना, अगर हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे अपना कुछ पढ़ने जाना है फर्दर स्टडीज़ के लिए या करियर बनाने के लिए, तो बच्चों को अपनी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा और वोकैबुलरी पे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं पे बेस्ड रहते हैं उसके जो एग्ज़ाम्स रहते हैं या जो पेपर्स रहते हैं। जी।
तो ये तो बात हो गई विदेशी परीक्षाओं की, कि अगर बच्चे चाह रहे हैं कि वो देश से बाहर जाकर पढ़ाई करें या आगे जाकर वहीं सेटल हों, काम करें, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर परीक्षाएं हैं और उसके लिए इंग्लिश का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसके लिए वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो कई प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें हिंदी, इंग्लिश या हम कहें ह्यूमैनिटीज़ जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल उनका चुनाव कर सकते हैं। उनका चुनाव करके बहुत अच्छे एसएससी के एग्जाम बच्चों ने क्लियर करी है। तो उसके बारे में भी हमें ज्ञान दीजिए, क्योंकि बच्चों के बीच में भी एक धारणा है कि केवल साइंस या मैथ्स या बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स लेकर ही वो अपना करियर चुन सकते हैं। तो आर्ट्स में भी करियर की संभावनाएं हैं और किस स्तर तक? बिल्कुल, आर्ट्स में करियर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि आज की डेट में इसी में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि आर्ट्स लेकर आप काफ़ी सारी फील्ड्स में काम कर सकते हैं, है ना। या आप अगर ये देखें कि जो MPPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके IAS वगैरह जो बच्चे जो क्लियर करते हैं, वो आपने देखा होगा कि अधिकतर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी या लैंग्वेज यही सब्जेक्ट्स लेते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग रहते हैं। इसको पढ़ने में भी इनको आसानी रहती है और इनमें कोई इनको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने रहते कि उनको जाके लैब में कुछ टेस्टिंग करना है और फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उन्हें बताना है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बेहतर समझ भी लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैडम ने अभी बताया कि भाषा है तो वो हम उसको व्यक्त भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हम उसको ग्रहण भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर हम इन सब्जेक्ट्स के साथ आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा IAS तो आर्ट्स ने ही बनाए हैं। जी, हाँ, ये बात भी है। बिल्कुल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी भी है। UPSC में हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जी। तो उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप जैसे बता रही हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात है, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए पद हैं ये। तो जितना सामाजिक मुद्दों से जानकारी हमें आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ जैसे विषयों में मिलती है, शायद उतनी दूसरे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें बच्चे वंचित रह जाते हैं उससे। तो शायद वो एक तरफ रुख ले लेते हैं, वापस आर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। बलप्रदा जी, आगे हमें हिंदी की, हम क्योंकि बात कर रहे हैं, हिंदी पे जोर देना भी ज़रूरी है। तो हिंदी का दुनिया में क्या स्थान रहा है और किस तरीके से विदेशों में इसकी उपयोगिता बढ़ी है, उसके बारे में भी हमें बताइए। पर उसके पहले एक फ़ोन कॉल है। जी, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। हेलो मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता था जी कि देश में हमारे देश में सारी रीजनल भाषाओं का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हमारे सॉफ्टवेयर फील्ड में इन चीज़ों का क्या महत्व है और मतलब हमारे भविष्य को लेकर इन भाषाओं को सॉफ्टवेयर में क्या महत्व होता है और किस तरह से हमें इसमें नौकरी प्राप्त हो सकती है, कृपया इसके बारे में बताएं। इनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। प्रश्न क्या बोल रहे क्लियर थे नहीं ये? हाँ, भाषाओं को लेकर किस तरीके से, वही जो हमारा विषय है वही जानना चाह रहे हैं वो, कि भाषाओं को लेकर कैसे करियर ऑप्शन बना सकते हैं, तो वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अच्छा जी। तो भाषाओं में आप अगर करियर ऑप्शंस की बात करें तो ऑब्वियसली जैसे अब हम ही लोग हैं, यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ हैं, है ना, तो एक ये भी ऑप्शन है कि आप दूसरों को पढ़ाने के लिए भी अपना एक करियर चुन सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैडम ने जैसे बताया अभी कि IAS बहुत सारे जो हैं वो आर्ट सब्जेक्ट्स को लेकर ही बने हैं। वो शायद सॉफ्टवेयर शब्द बोल रहे थे, सॉफ्टवेयर में कैसे कर उनका प्रश्न समझ में नहीं आया क्योंकि उनकी आवाज़ सॉफ्टवेयर भी हिंदी में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं। जैसे आप किसी भी पत्रकारिता में भी जा सकते हैं भाषा को लेके, चाहे वो हिंदी की पत्रकारिता हो, इंग्लिश की भी हो। क्षेत्रीय भाषाओं में तो क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी पत्रकारिता होती है, भले ही वो छोटी छोटी मैगजीन हो। तो इसमें करियर के सारे ऑप्शन हैं। जी मतलब अभी तो देखिए आप, मोदी जी ने जो NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें तो क्षेत्रीय भाषा का मतलब रख ही दिया है कि आपको उसी भाषा में ही पढ़ाई करना है। बिल्कुल। तो और जैसा कि वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, तो आजकल कंप्यूटर में भी जितनी अधिक चीजें हैं वो भी हिंदी में या दूसरी भाषाओं में। जी, और जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे आप अपनी भाषा में ब्लॉग लिख सकते हैं। तो जी, आप किसी भी भाषा का कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, आप अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और भले ही वो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, कंप्यूटर से जुड़े किसी भी चीज़ का क्षेत्र हो, नेटवर्किंग का क्षेत्र हो, आजकल चाहत यही है हर इंसान की कि उसकी पसंदीदा भाषा में ही उसको सारी जानकारी मिले। बिल्कुल जी। तो हो सकता है आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया हो। और आगे क्योंकि हम आपसे बात कर रहे थे, तो करियर के ऑप्शन जैसे हम जानना चाह रहे थे कि इंग्लिश को जानकर या हिंदी को जानकर, भाषाओं को जानकर किस तरीके से इसका चुनाव कर सकते हैं हम। तो करियर ऑप्शंस की तरह तो हमने इसको देख लिया कि इंग्लिश की क्या महत्वता है,
क्या बच्चे शुरुआत कहाँ से करें, कैसे चुनाव करें? आर्ट सब्जेक्ट तो ले लिया है, आगे उनकी क्या पहल होनी चाहिए, एक अच्छे करियर की लाइन उनको मिले उसके लिए? आगे पहल मतलब आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं कि विषय का चयन जो है वो किस तरीके से करें, या कॉलेज की पढ़ाई में किन भाई विषय का चयन देखिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है जी, है ना, ऑब्वियसली वो वही विषय चुनेंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है। अगर वो चाहते हैं कि वो सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड अगर उनको जो समाजशास्त्र है अपना, सोसाइटी से रिलेटेड अगर उनको नॉलेज चाहिए तो वो सोशियोलॉजी लें, या राजनीति पढ़ना चाहते हैं तो दे कैन चूज पॉलिटिकल साइंस। अगर उनका इंग्लिश या हिंदी में रुझान है तो वो लैंग्वेज की तरफ जा सकते हैं। और करियर ऑप्शंस की हम बात करें तो करियर ऑप्शंस तो एंडलेस हैं, मतलब आप यहाँ पे सोच ही नहीं सकते कि आप आर्ट्स लिया है तो भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा सकते हो, या आर्ट्स लिया है तो आप टीचिंग में नहीं जा सकते, या आप जर्नलिज्म में नहीं जा सकते, या आप मैनेजमेंट में नहीं जा सकते, है ना। करियर ऑप्शंस तो आपके पास बहुत हैं। तो डांस, म्यूजिक, ये क्षेत्र भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसमें इंक्लूड आ जाते हैं बिल्कुल। और अगर ह्यूमैनिटीज में ग्राफिक डिजाइनिंग, बच्चे वही चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी पीछे ना छूटे और कला भी उसमें समाहित रहे, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो क्षेत्र है वो भी इसमें समाहित रहता है। बिल्कुल। किस तरीके से उसमें भी करियर बना सकते हैं बच्चे? जी बिल्कुल बना सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन भी एक बहुत मतलब बड़े तौर पर आ रही है, चाहे हम उसमें देखें कि आप सॉफ्टवेयर में भी देख लीजिए, या जैसे दूसरे क्षेत्र में भी जी जो ऑफलाइन भी रहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आप पूछ रही थी हिंदी का विश्व में स्थान, तो हिंदी विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इंग्लिश चल रही है, दूसरे स्थान पर मंदारिन चल रही है जो चीन में बोली जाती है लैंग्वेज है, तीसरे स्थान पर जो है हिंदी है। और विश्व के 132 देशों में हिंदी बोली जाती है। उसका कारण ये है कि हमारे 2 करोड़ भारतीय जो हैं विश्व के 132 देशों में जाकर रहने लगे हैं, बसे हैं। तो हाँ, तो उसमें क्या है कि वहाँ पर जो वो हिंदी बोलते हैं उसमें ही हिंदी माध्यम में ही अपना काम करते हैं, तो वहाँ पर लोगों को हिंदी बहुत पसंद आ रही है। और जो हमारे यहाँ के सॉन्ग सुनते हैं, ग्रंथ जो पढ़े जाते हैं, जो कि रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन भी अदर इंटरनेशनल लैंग्वेज में हुआ है, तो इसलिए हिंदी बहुत प्रसिद्ध हो रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदी नंबर 1 पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है। मोदी जी का कहना यही है कि इंग्लिश जो हम नंबर 1 पे रखे हैं, लेकिन वो तो एक फॉरेन लैंग्वेज है ना, वो हमारी मातृभाषा नहीं है, सॉरी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो मैंने उनकी एक स्पीच पढ़ी थी जिसमें उन्होंने सुनी थी, जिसपे उन्होंने बताया था कि भाई अभी तक हम हर जगह पे इंग्लिश का ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हिंदी को हम प्रमोट करें, तो इंग्लिश को हटाकर हर जगह पे आप हिंदी यूज करें। उन्होंने कहा भी है कि पहले नंबर का स्थान जो इंग्लिश को मिला हुआ है वो चाह रहे हैं कि वो उस पे हिंदी आ जाए। बिल्कुल, वो हिंदी में ही भाषण देते हैं। उन्होंने कहा भी है क्या होगा, लोगों को तालियां बजाने में देर लगेगी लेकिन हम हिंदी में ही बोलेंगे। हम अपनी मातृभाषा के लिए बिल्कुल संकोच ना करें, हम अपनी भाषा में ही बात करें। जी। और जैसा विदेशों में पढ़ाई की आप बात कर रहे थे, हमारे वेदों, हमारे ग्रंथों के बारे में वहाँ पर स्टडी चल रही है, बच्चे वहाँ पर भी PhD जैसी कर रहे हैं, वो हमारे ग्रंथों पर, हमारे वेदों पर कर रहे हैं। तो ये स्कोप के बारे में भी बच्चों को बताएं आप। जी, हमारे वेद, एक्चुअली हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे प्राचीन है जी। तो इसके लिए जब विदेशों से वहाँ से यहाँ लोग आए थे तो वो भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया कि वो यहाँ पर आकर उन चीज़ों को लेकर जा सकें। तो जो हमारी संस्कृति है, चाहे उसमें वेदों में आयुर्वेदा, ये सब जो हमारी पद्धतियाँ हैं, होम्योपैथी, ये सब यहीं की हैं। तो ये इसमें उनका बहुत रुचि है, ये यहाँ से अपने यहाँ से भारत से वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, उसमें ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे जो हमारे यहाँ मेडिसिन भी हैं वो हमारे यहाँ पे सनातन धर्म से ही आई हैं, जो जड़ी बूटियों से जो उपचार किया जाता था। जी। तो अब वो वहाँ पर हमारे वेद पुराणों का इनका अध्ययन करके वहाँ वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी उसी पे ही ज़्यादा वो करें कि भाई हम अपने देश को ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जी। इस पद्धति एक्चुअली बहुत सारे लोगों का ये एक मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग है कि भारत को जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो कई बार मेरे बच्चे भी ये पूछते थे कि मम्मी वो सारा गोल्ड कहाँ चला गया। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोगों की भी ये सोच है कि हमारे पास बहुत सारा सोना था, पर सोना इन द सेंस कि हम बात करें जो हमारी संस्कृति है ना, उससे रिलेट आप उसको करिए, और वही उसी से रिलेशन में हम बात करते हैं कि भारत को अगर सोने की चिड़िया कहा जाए, मतलब यहाँ के जो आयुर्वेद है, यहाँ के जो मैडम ने बताया कि ग्रंथ है, वेद है, ठीक है, या होम्योपैथी की जो या जड़ी बूटियां जो है, ये सारी चीजें मिलाकर ही गोल्ड बनता है। मतलब वो लिटरल सोना नहीं है, वो ये सारी चीजें हैं जिसको कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी कि किस तरीके से ह्यूमैनिटीज, भाषा, ये विषयों पर बच्चे अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, चाहे वो देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो। तो दर्शकों, हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और अगला सेगमेंट होता है हमारा सैर का।
क्योंकि देश विदेश की बात तो कर ली, विदेश तो बहुत घूम लिया, पहले देश तो घूमें। विदेश घूमने के पहले देश घूमना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो हम आपकी सैर करवाएंगे इंदौर नगरी की, पर उसके पहले आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका हम धन्यवाद दे दें। उन्होंने आज इतने अच्छे विषय पर आज चर्चा करी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए और मानविकी एवं भाषा विषय पर युवाओं को जो रोजगार या फिर आगे अपने करियर के ऑप्शन से उनके बारे में आपने बताया। निश्चित तौर पर युवा इससे बहुत लाभप्रद उन्हें ये जानकारी लगी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बलप्रदा जी आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए पर्यटन की तरफ चलते हैं और घूमकर आते हैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर। एक तरफ इंदौर में स्थित बड़े उद्योग देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हस्तकला के क्षेत्र में भी देश और विदेश में अपनी जगह बना ली है। कपड़ा, चर्म और अन्य वस्तुओं का उपयोग कर यहाँ सुंदर रंग बिरंगे जानवरों के रूप में सजावट की वस्तुओं को बनाया जाता है। सराफा अगर दिन में सोना बेचता है तो रात में यहाँ लोग चैन और स्वाद की चांदी काटते हैं। रात 9 बजे के बाद होटले खाने पीने के ठियों से गुलजार होने लगते हैं। होटलों पर दुकानें सज जाती हैं और खाने वाले लोग उनके आसपास जमा हो जाते हैं। चाट, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, जो जी करे खाते जाइए और उंगली चाटते जाइए। ये सिलसिला आधी रात तक चलता है। खाने वाले भी शहर के अलग अलग कोने से यहाँ आते हैं। यहाँ आके पहली बार ये गली देखी, मज़ा आ गया इसमें। मतलब जो वैरायटी यहाँ देखने को मिल रही है, जो चीज़ें जो हमने कभी सुनी नहीं, ना कभी देखी। आज जैसे ये गराड़ू है, हमने कभी नाम नहीं सुना भाई इसका, पर आज चखने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे और इतनी दूर से आया है, इसका आनंद ही हो रहा है। गगनभेदी शोर, शहर की सड़कों पर भागते चीखते यातायात और धूल धुएं से पल भर की राहत देता है। पिपल्यापाला तालाब के तट पर बना रीजनल पार्क। हरियाली की चादर ओढ़े ये पार्क आराम बांटने के लिए बाहें फैलाकर लोगों का सत्कार करता है। अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान का बड़ा क्षेत्रफल लुभाता है और उसकी खूबसूरती बार बार अपनी ओर खींचती है। आने वाले लोग तालाब के निर्मल जल में नौका विहार करते हैं। रंग बिरंगे फव्वारे मन मोहते हैं। लोग परिवार के साथ आते हैं और मनोरम दृश्य का आनंद लेते हैं।
इतिहास और कला के आगे इंदौर शहर की दास्तान और भी है। इस शहर में उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध है। मिलें जो इंदौर शहर की धड़कन हुआ करती थी, अब खामोश पड़ी हैं। औद्योगिक क्षेत्र में नई क्रांति आई है। चौड़ी और लंबी सड़कों ने यातायात को सुविधाजनक बनाया है। जी हाँ, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी सैर सपाटे में इंदौर से बढ़कर तो कुछ नहीं है। जी हाँ, तो चलिए लौटते हैं हमारे कार्यक्रम की तरफ और चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि होता है मनोरंजन का। जी हाँ, गीत संगीत के बिना भाई भारतीय जो हैं वो अधूरे हैं। तो आइए हमारे मेहमान से आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे मेहमान के रूप में आज हमारे साथ हैं श्रीमती नीलिमा पारे जी। नमस्कार। नीलिमा जी एक लोक गायिका हैं जो कि निमाड़ अंचल से लोकगीत गाती हैं और आज हमारे बीच में लोकगीतों की प्रस्तुति वो देने वाली हैं। तो नीलिमा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। जी, तो सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगी? मैं अभी हमने देवउठनी 11 का त्यौहार मनाया है जी। तो हम लोग उस दिन कृष्ण और तुलसी जी का विवाह करते हैं। हाँ। तो मैं शुरुआत एक तुलसी जी के गीत से करूंगी। बिल्कुल, स्वागत है आपका। ये बहुत अच्छा मौका भी है, तुलसी विवाह का गीत अगर आप प्रस्तुत करती हैं। स्वागत है आपका। मारी तुलसा घेर घुमेर प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर प्यारो लागे आंगणियो, मारी सास न लीप्यो आंगणो जी, मारी सास न लीप्यो आंगणो, मारी मायण मांड्या चौक प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर प्यारो लागे आंगणियो, मारी सासन बोयो मोगरो जी, मारी सासन बोयो मोगरो, मारी मायण बोई तुलसा की प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर प्यारो लागे आंगणियो, मारी सासन तोड़्यो मोगरो जी, मारी सासन तोड़्यो मोगरो, मारी मायन तोड़ी तुलसा की प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर प्यारो लागे आंगणियो, श्री राम खसो है मोगरो जी, श्री राम खसो है मोगरो, श्री कृष्ण का प्यारी तुलसा की प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर की प्यारो लागे आंगणियो। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और तुलसी विवाह जिसको कहा जाता है कि 11 के दिन ही तुलसी विवाह होता है और उसी के बाद से जो विवाह हैं वो प्रक्रियाएं हमारे यहाँ शुरू होते हैं, शुभ कार्य शुरू होते हैं। जी। तो इससे आपने शुरुआत करी, बहुत अच्छा लगा ये हमें सुन के। और नीलिमा जी, क्योंकि आप गीत संगीत से जुड़ी हैं, निमाड़ लोक गायिका हैं आप, तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने लोक गायन शुरू किया? मैंने भोपाल नर्मदा मंदिर से मतलब जाकर शुरुआत की। वहाँ मैंने पहले देखा थोड़ी कि भाई लोग गाते हैं, फिर मैंने यहाँ निधि जोशी हैं भोपाल में, उनसे थोड़ी सी शिक्षा ली गायन की, फिर वहाँ से मैंने शुरू किया निमाड़ी लोकगीत गाना। पहले मैंने ग्रुप में गाया जी। विभा शर्मा जी के साथ भी मैंने 2-3 जगह गाना गाया है। जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोक गायिका हैं आप और अपने लोक अंचल से जुड़े जो निमाड़ी अंचल है उसकी संस्कृति को बचाने का काम भी एक तरीके से कर रही हैं इस तरीके से। तो अगली क्या प्रस्तुति आप देना चाहेंगी? अगली मैं अब शादी विवाह के शुरू हो गए हैं और हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी को अपने घर बुलाने से करते हैं। तो मैं एक गणेश गीत। स्वागत है आपका। म्हारा घर आया गजानंद पावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा, पावणा लाग सुहावणा, पावणा लाग सुहावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा, सुघड़ गाय को गोबर मंगायो,
सुघड़ गाय को गोबर मंगायो, ढिक धरी अंगनाले पावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा। सोना का तो पाट बिछाया, सोना का तो पाट बिछाया, चांदी का कलश भरावणा, चांदी का कलश भरावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा। पीलो तो पीतांबर पहनायो, पीलो तो पीतांबर पहनायो, केसर तिलक लगावणा, केसर तिलक लगावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा। दूध मिश्री को भोग लगायो, दूध मिश्री को भोग लगायो, रुचि रुचि भोग लगावणा, प्रेम से भोग लगावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा, म्हारा घर आया गजानंद पावणा। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। गणेश जी के आह्वान से शुरुआत होती है और जिस तरीके से तुलसी विवाह का आपने गीत सुनाया, शुभ कार्यों की शुरुआत करी, तो गणेश जी के आह्वान के बिना तो सारे शुभ काम अधूरे अधूरे। तो गणेश जी की बात तो हमने यहाँ पर कर ली। शादियों की बात अगर हम करें तो किस तरीके का निमाड़ अंचल में शुरुआत होती है इस शादियों की या गणेश पूजा? हम शादी की शुरुआत सबसे पहले हम माता पूजन से करते हैं, उसके बाद गणेश जी का पूजन, फिर मंडप, उसके बाद हल्दी मेहंदी और फिर शादी। जी जी जी। तो ये इनमें से अगर हम बात करें कुछ और आगे क्या सुनाना चाहेंगी? आगे मैं सास बहू का एक नोक झोंक वाला निमाड़ी लोकगीत है, हल्की फुल्की सी नीलिमा नोक झोंक जी, आपने ये बहुत अच्छा किया है कि पहले शुभ कामों की शुरुआत हुई है, फिर तुलसी जी की, गणेश जी का आह्वान किया है और अब शादी ब्याह हो चुके हैं, तो हाँ। नोक झोंक वाला गीत सास बहू का बनता ही है। जी, बिल्कुल जी। स्वागत है आपका। हाँ। मारी मारी सास न मारा घर आया, सासू जी घर आया पावणा, सासू जी घर आया पावणा, कई हमरा भी आया मिजवान मिजवान मिजवान, सासू जी घर आया पावणा, सासू जी न गौड़ा हेड़ी लिया, सासू जी न गौड़ा हेड़ी लिया, कई हमन भी हेड़ी जुनी साल जुनी साल जुनी साल, सासू जी घर आया पावणा, सासू जी घर आया पावणा, सासू जी न गौड़ा दली लिया, सासू जी न गौड़ा दली लिया, कई हमना कूटी थी जुनी साल जुनी साल जुनी साल, सासू जी घर आया पावणा, सासू जी घर आया पावणा, सासू जी न रोटा घड़ी लिया, सासू जी न रोटा घड़ी लिया, कई हमना रांध्यो थो जुनो भात जुनो भात जुनो भात, सासू जी घर आया पावणा, कई हमरा भी आया मिजवान मिजवान मिजवान, सासू जी घर आया पावणा, सासू जी का पावणा जी मन बैठा, सासू जी का पावणा जी मन बैठा, कहीं हमरा बैठा था हीरा लाल हीरा लाल हीरा लाल, सासू जी घर आया पावणा, सासू जी का पावणा भूख्या उठा, सासू जी का पावणा भूखा उठा, कहीं हमरा फुरा था हीरा लाल हीरा लाल हीरा लाल, सासू जी घर आया पावणा, सासू जी घर आया पावणा। बहुत सुंदर, बहुत मधुर प्रस्तुति आपकी, और मेहमानों के घर आने की ये पूरी जो व्याख्या आपने की है वो बहुत ही सुंदर लगी। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये गीत संगीत का सिलसिला तो जारी रहेगा,
पर भाई सेहत पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो चलिए हमारे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है फिट है तो हिट है। इसके अंतर्गत हम आज आपको देंगे योगा की जानकारी। चलिए योगा की तरफ। आइए दर्शकों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं भुजंगासन। विनल बताइए, भुजंगासन, ये आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। दोनों हाथों को ले आइए चेस्ट लाइन, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा जुड़ा हुआ, चिन जमीन पर। श्वास लेते हुए पूरा उठ जाइए, कोहनियाँ सीधी कर देंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ देखेंगे। उसी प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। इसके बाद आपको वज्रासन की विधि बताते हैं। दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में सामने फैला लीजिए। अब एक पैर फोल्ड करके मोड़कर हिप के पास में, उसी प्रकार दूसरा पैर फोल्ड करके हिप के पास में ले आइए। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख दीजिए। दोनों आंखों को बंद करके आपका ध्यान, आपकी सजगता स्टमक के ऊपर रहेगी। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। कुछ सेकंड्स इसी प्रकार स्थिति में रुकिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए आइए वापस। इसके बाद देखते हैं अश्व संचालन की विधि। ये आसन खड़े होकर किया जाता है। पैर आपके पास पास रहेंगे। पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानिए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास लेकर आइए। इसके पश्चात एक पैर पीछे लेकर जाइए, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में ही रहेगा और ऊपर की तरफ आप देखेंगे। अश्व संचालन आसन। यहाँ ये ध्यान रखिए कि आपके पंजे से आपका घुटना बाहर की तरफ ना जाए, जिससे आपके घुटने पर एडवर्स प्रेशर ना आए। इससे वापस आने की स्थिति देखिए। हल्का सा पीछे की तरफ जाइए और दूसरे पैर को आगे लेकर आइए। पहले घुटने सीधे रखें। श्वास लेते हुए वापस उठिए 90 डिग्री और धीरे से आइए नीचे। रिलैक्स। अब देखते हैं नौकासन, बोट पोज। इसके लिए पहले आप पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को श्वास लेते हुए 30 डिग्री उठाइए। इसके पश्चात हाथ और फिर धीरे से सिर को उठाइए। बॉडी को एक बोट लाइक शेप में लाइए। जब आप ऊपर आ जाएं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। यथाशक्ति जितना आप रुक पाएँ उतना रुकिए। इससे वापस आने के लिए पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैरों को नीचे लाइए धीरे से। रिलैक्स। स्वागत है फिर से आपका एक बार कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और योगा देखने के बाद योगा को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। जी हाँ, चलते हैं वापस हमारे कार्यक्रम की तरफ। नीलिमा जी हैं आज हमारे साथ। नीलिमा पारे जी हमें निमाड़ी लोकगीत सुना रही हैं और बहुत अच्छे मधुर गीत हम आपसे सुन रहे हैं। नीलिमा जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। क्या सुनाएंगी अब आप हमें? अब देखिए, शादी हो गई, सारे गणेश जी हो गए, शादी हो गई। अब मैं एक बहू के आने के बाद दादरा गाया जाता है। जी, तो मैं एक दादरा सुनाऊंगी। जी, स्वागत है आप। हाँ जी। न मारो कंकरिया लाग जई है, न मारो कंकरिया लाग जई है, कंकरिया के लागे, कंकरिया के लागे,
कंकरिया के लागे, कंकरिया के लागे, हमारी गागरिया फूट जई है न मारो कंकरिया लाग जई है न मारो कंकरिया लाग जई है। गागरिया के फूटे, गागरिया के फूटे, गागरिया के फूटे, गागरिया के फूटे, हमारी चुनरिया भीज जई है, हमारी चुनरिया भीज जई है न मारो कंकरिया लाग जई है न मारो कंकरिया लाग जई है। चुनरिया के भीजे, चुनरिया के भीजे, चुनरिया के भीजे, चुनरिया के भीजे, हमारी सासुलिया रूठ जई है न मारो कंकरिया लाग जई है न मारो कंकरिया लाग जई है। सासुलिया के रूठे, सासुलिया के रूठे, सासुलिया के रूठे, सासुलिया के रूठे, हमारे साजनवा रूठ जई है, हमारे साजनवा रूठ जई है न मारो कंकरिया लाग जई है न मारो कंकरिया लाग जई है। साजनवा के रूठे, साजनवा के रूठे, साजनवा के रूठे, साजनवा के रूठे, हमारे दो नैना भीग जई है, हमारे दो नैना भीग जई है न मारो कंकरिया लाग जई है न मारो कंकरिया लाग जई है न मारो कंकरिया लाग जई है। बहुत सुंदर प्रस्तुति नीलिमा जी। निमाड़ी लोकगीत के अलावा भी आपने हमें ये दादरा सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि हम निमाड़ की संस्कृति की बात कर रहे हैं यहाँ आपसे, और गणगौर एक बहुत ऐसा उत्सव है जो निमाड़ में बहुत जोर शोर के हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो उसकी क्या पूजा विधि होती है, किस तरीके से गणगौर मनाई जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। गणगौर की पूजा विधि ऐसा कि सबसे पहले नर्मदा जी जाके वहाँ पूछते हैं कि भाई किस दिन का हमें कब कर सकते हैं, फिर जो बताते हैं उस हिसाब से फिर खड़ा लाते हैं, फिर जवारे बोते हैं, उसके बाद 9 दिन बराबर गौर पूजाएं होती हैं। जो सुहागन मिला होते हैं 9 दिन तक गौर बन के पूजा करती हैं, और रोज़ शाम को उसके झालरे दिए जाते हैं, और बहुत उत्साह के साथ वो फेस्टिवल मनाया जाता है। और 9वें 10वें दिन फिर वो जो जवारे बोए जाते हैं उनका विसर्जन किया जाता है। जी जी, इस तरह से हम गणगौर मनाते हैं। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। गणगौर का जो पर्व है वो निमाड़ की एक पहचान है, और इस संस्कृति को हमें संजोए रखना है। और संस्कृति की बात करें या गणगौर की बात करें और लोकगीतों की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जरूर चाहेंगे कि गणगौर से जुड़ा कोई लोकगीत भी आप हमें सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक गणगौर गीत सुनाती हूँ जी। असी बोल रही कोयलिया नाच रहा मोर, असी बोल रही कोयलिया नाच रहा मोर, मारा पीहर म साहेबा बोई गणा गौर, मारा पीहर म साहेबा बोई गणा गौर, असी बोल रही कोयलिया नाच रहा मोर, असी बोल रही कोयलिया नाच रहा मोर, मारा पीहर म साहेबा बोई गणा गौर, मारा पीहर म साहेबा बोई गणा गौर, मैया और बाबुल की याद घनी आव, मैया और बाबुल की याद घनी आव, याद घनी आव मख खूबई सताव, याद घनी आव मख खूबई सताव, असां बाबुल का अंगना म नाच रहा मोर, असां बाबुल का अंगना म नाच रहा मोर, मारा पीहर म साहेबा बोई गणा गौर, मारा पीहर म साहेबा बोई गणा गौर, मारा पीहर म साहेबा बोई गणा गौर, भाई जमराळ्या की याद घणी आव, भाई जमराळ्या की याद घणी आव, याद घणी आवर, याद घणी आव,
जमराळ्या का अंगण मनाची रया मोर, जमराळ्या का अंगण मनाची रया मोर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, असी बोल रही कोयलिया नाची रया मोर, असी बोल रही कोयलिया नाची रया मोर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, भाई सोनाऱ्या की याद घणी आव, भाई सोनाऱ्या की याद घणी आव, याद घणी आव रे याद घणी आव, सोनाऱ्या का अंगण मनाची रया मोर, सोनाऱ्या का अंगण मनाची रया मोर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, असी बोल रही कोयलिया नाची रया मोर, असी बोल रही कोयलिया नाची रया मोर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, भाई की साण्या की याद घणी आव, भाई की साण्या की याद घणी आव, याद घणी आव रे याद घणी आव, किरसाण्या का अंगण मनाची रया मोर, किरसाण्या का अंगण मनाची रया मोर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, असी बोल रही कोयलिया नाची रया मोर, असी बोल रही कोयलिया नाची रया मोर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, भाई रंगरेजा की याद घणी आव, भाई रंगरेजा की याद घणी आव, याद घणी आव जी याद घणी आव, रंगरेजा का आंगण मनाची रया मोर, रंगरेजा का आंगण मनाची रया मोर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, असी नाच रही कोयलिया नाची रया मोर, असी बोल रही कोयलिया नाची रया मोर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर, मारा पिहर म साहेबा भोई गणा गौर। वाह 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 नीलिमा जी, आपने तो माहौल बना दिया, बिल्कुल गणगौर ऐसा लग रहा था यहीं पे आ गई है। हाँ, बिल्कुल झूम रहे थे आपके गानों पर। झूम रहे हैं जी नीलिमा जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये शुरुआत हुई, क्या बचपन में भी दादी नानी कुछ आपकी ये गीत गाती थी? हाँ बिल्कुल, दादी गाते थे मेरे, और मैंने उनको सुना। पहले मेरे को गाने का बिल्कुल भी ऐसा लगता था मैं गा पाऊँगी नहीं गा पाऊँगी, फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ नर्मदा मंदिर है वहाँ से छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरू किया कि नहीं एक आध भजन गाया कि नहीं मैं गा सकती हूँ। फिर कुछ ऐसे मौके मिले मेरे को कि एक आध कहीं बाहर गाने का मौका मिला, रविंद्र भवन में, हिंदी भवन में, ऐसे धीरे धीरे मैंने शुरुआत करी। पर जो नींव है वो घर से ही, घर से दादी नानी से सीखा। वो गाते थे तो वो गुनगुनाते थे, उनको देखा, कहीं कहीं गणगौर फेस्टिवल कुछ ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम में जाने का मौका मिला और वहाँ से शुरुआत करी। और संस्कृति तो कहें दादी नानी से ही जी चल जी के आगे जी आती है हमारे जी पास। पारंपरिक गीत तो हम उन्हीं से सीखते हैं। हाँ तो जाते जाते कोई भजन अगर आप हमें सुनाना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कार्तिक मास गया है और ये मास जो है वो कृष्ण पूजा के लिए बिल्कुल सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा बोलते हैं इस समय कृष्ण की पूजा बहुत मानी जाती है। तो मैं एक कृष्ण का भजन। गोविंदा म्हारा गोपाळा म्हारा ओ काळा म्हारा ओ बाळा म्हारा मख मुरली सुनाई दरे गोविंदा गोपाळा मख मुरली सुनाई दरे गोविंदा दुख थाळै म देऊंगी रे चंदा मख मुरली सुनाई दरे गोविंदा गोपाळा मख मुरली सुनाई दरे गोविंदा गौवान दौडियाव जब तू वेणू बजाव गौवान दौडियाव
जब तू वेणु बजाव बालक रडनो करे देव मंदा मख मुरली सुनाई दरे गोविंदा गोपाळा मख मुरली सुनाई दरे गोविंदा तुख थाळै म देऊंगी रे चंदा मख मुरली सुनाई दरे गोविंदा गोपाळा मख मुरली सुनाई दरे गोविंदा। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने यहाँ पे दी नीलिमा जी। संस्कृति से हमें वापस जोड़ा है आपने। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार एमपी में अंत तक जुड़े रहने के लिए। और ये जो कार्यक्रम है ये हम रोज़ आपके लिए लेकर आते ही हैं और इस कार्यक्रम के जरिए आज हमने आपको जो सारी चीज़ें आपको बताई हैं, शिक्षा से जुड़ी जानकारी भी हमने दी, मनोरंजन भी आपको दिया, सैर सपाटा भी करवाया और आपकी सेहत का भी भरपूर ध्यान रखा। तो ऐसा ही अगला कार्यक्रम हम आपके लिए तैयार करके लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, इसी तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार।